वो नवंबर के पहले वीक में जाएगा एग्जाम। यानी आप ये मान के चलो कि अभी भी आपके पास रेलवे का जो पहला एग्जाम सीबीटी 1 हो रहा है एएलपी का, उसके लिए तकरीबन अभी हम लोग के पास पूरा का पूरा 1.5 महीना है। 1.5 महीने से ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है। ओके, हम लोगों ने बायोलॉजी में 2 चैप्टर खत्म कर लिए थे। पहला चैप्टर का नाम था जिसमें मैंने आप लोगों को बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ाई थी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। या करो हमने पहला चैप्टर ब्रांचेस वाला चैप्टर पढ़ लिया था। दूसरा जो चैप्टर हमने पढ़ लिया था सर, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था जिसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ये 2 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे बायोलॉजी में। बच्चों अभी ना हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी जो बॉडी का तंत्र है ना उसके बारे में क्लियर पढ़ेंगे। तो इसी तर्ज में जैसे कि आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, और इसी तर्ज में हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन। मेरे दोस्त ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि अगर बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से 101% देखने को मिलेगा, है ना। विवेक और शैलेश, आवाज रिपीट नहीं हो रही है, आप एक काम करो जल्दी से जो है दोबारा से रिज्वाइन हो जाइए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। शुभम सिंह बघेल, देखो जब मुझे लग रहा था कि एग्जाम नजदीक है तो मैंने कोशिश की कि जल्दी से पूरा हो जाए, लेकिन अब एग्जाम दूर दूर तक नहीं है, तकरीबन 1-1.5 महीने तो नहीं है। तो आप विश्वास मानो अभी मैंने पिछले 7-8 दिन बहुत आपको पढ़ा दिया। अब आप थोड़ा सा 1-2 हफ्ते आराम से चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों क्लासेस पैरेलल लेके चलेंगे, है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या मेरे भाई। इस चैप्टर में हम पूरा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ब्लड के बारे में पढ़ना खुद अकेले एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि ब्लड हमारा अकेले ही एक पूरा चैप्टर होता है। इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग धमनी, आर्टरीज, ब्लड हमारे शरीर में कहां-कहां फ्लो होता है, कहां-कहां क्या नाम है ना। दिल के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर तकरीबन हमारा 4 से 5 घंटे के आसपास का चैप्टर रहेगा। आपको 4 से 5 घंटे आपका पूरा का पूरा मैं ब्लड सर्कुलेशन समझाऊंगा। ओके, सब लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, स्टार्ट किया जाए। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पिछले 6 दिनों में आपका सिलेबस ठीक-ठाक खींचा है। अभी हम लोग 6-7 दिन 10 दिन जो है ना बहुत आराम से चलेंगे, अभी भड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, चलो भाई। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में, तो हम लोग का जो पहला पॉइंट होगा ना वो 1-2 दिन हम जो समझेंगे वो ब्लड के बारे में समझेंगे कि भैया ब्लड होता क्या है, खून क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन समझो कि भैया होता क्या। देखो जब भी कभी हम खून के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना संसार में जितने भी जीव है, संसार में कोई भी जीव है, इवन मैं तो कह रहा हूं कि आप भगवान को भी ले लीजिए, संसार में कोई भी जीव हो, सांप, बिच्छी, है ना, कोई भी जीव हो, हर एक जीव के पास जो है खून है, हर एक जीव के पास ब्लड है। बच्चों ब्लड ही वो साधन है जो आपको पोषक तत्व देता है, ऑक्सीजन देता है। अगर ये खून नहीं होगा, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो जीवन है ना वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखना, ब्लड की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, ब्लड एक तरह का संयोजी ऊतक होता है। मैंने पहले भी कहा था जब हड्डी वाला चैप्टर पढ़ाया था कि कनेक्टिव टिश्यू हड्डी होती है, इसके अलावा हमारा टेंडन, लिगामेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो ब्लड क्या है, तो कहना ब्लड एक तरह का कैसा ऊतक होता है सर, ब्लड हमारा एक तरह का संयोजी ऊतक होता है। बट ये ऐसा संयोजी ऊतक होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो पूरी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला एक ही संयोजी ऊतक है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। ब्लड को आप लोग कई सारे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपने कई बार ब्लड को रक्त देखा होगा, रुधिर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको खून भी बोलते हैं। तो अगर मैं ब्लड की डेफिनेशन दूं तो भाई ब्लड है क्या, तो कहना रक्त जो है एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। संयोजी ऊतक तो बहुत सारे हैं, हड्डियां, लिगामेंट, ये सब संयोजी ऊतक में आते हैं, लेकिन ब्लड एक तरह का कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो शरीर के अंगों को जोड़े रखता है और महत्वपूर्ण तत्वों को पूरे शरीर में परिवहन करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हमारा ब्लड है ना, वो ब्लड के द्वारा ही आप लोग जो विटामिन खाते हो, मिनरल्स खाते हो, है ना, ऑक्सीजन लेते हो, ये पूरी बॉडी में फ्लो कराने का काम किसका है, तो कहते हैं ये पूरी बॉडी में फ्लो कराने का काम मेरे दोस्त ब्लड का है, खून का। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर हो रही। तो ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन है। इसका मेन फंक्शन की बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना। बच्चों परिवहन करने के लिए पाइपलाइन भी तो होनी चाहिए। अच्छा बात बताओ, अगर पाइपलाइन नहीं होगी तो क्या हमारे पास ब्लड का परिवहन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। इसीलिए आप लोगों को 2 तरह की पाइपलाइन समझनी पड़ेगी। अगर मैं पहली पाइपलाइन की बात करता हूं कि पहली पाइपलाइन कौन सी है, तो मान लीजिए ये हमने इस तरह से पहली पाइपलाइन बनाई। बच्चों ये हमने पहली पाइपलाइन बनाई और इस पाइपलाइन में मान लीजिए कि ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये जो पहली पाइपलाइन है जिसको मैंने लाल कलर से बनाई है, कौन से कलर से बनाई है, लाल, रेड, तो ये पहली पाइपलाइन को बोलते हैं धमनियां। क्या नाम से जाना जाता है, धमनियां। तो ये पहली पाइपलाइन हमारी कहलाती है आर्टरीज। ओके, तो ध्यान रखना ब्लड के फ्लो होने के लिए आर्टरी, ब्लड के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, तो कहते हैं ब्लड के फ्लो होने के लिए ढेर सारी पाइपलाइन जरूरी है। और उन पाइपलाइन का बताइए नाम क्या होता है, तो कहते हैं उन पाइपलाइन को हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं, धमनी के नाम से जानते हैं। बच्चों धमनी की खास बात क्या होती है कि धमनियां हमेशा शुद्ध खून लेके जाती है, जिसको आप लोग कई बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है। ये रेड कलर से सोती जाती है। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना सर, धमनियों में बताइए हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो कहते हैं धमनियों में हमेशा शुद्ध खून फ्लो हो रहा है। बच्चों शुद्ध खून को हम किस परिभाषा के तौर पे जानते हैं, तो कहते हैं जब भी कभी शुद्ध खून की बात आए कि भैया शुद्ध खून कहते किसको है, तो कहते हैं एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो बट CO2 की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और CO2 की मात्रा कम हो, तो ध्यान रखना ऐसे खून को क्या बोलते हैं, शुद्ध खून बोलते हैं। शुद्ध खून को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कहते हैं शुद्ध खून को रिप्रेजेंट किया जाता है रेड कलर से, है ना। तो रेड कलर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध खून को। और याद रखिएगा ये किसमें बहता है, धमनियों में। शुद्ध खून को हम लोग कई बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि भाई बताइए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इंग्लिश में ध्यान रखना इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब शुद्ध खून होता है जो कि हमारा कहां बहेगा, धमनी। बोलो, तो ये जो पाइपलाइन
पाइपलाइन जरूरी है ना बहने के लिए, भैया इन्हीं पाइपलाइन में से पहली पाइपलाइन होती है धमनी। अगर दूसरी पाइपलाइन की बात करते हैं कि दूसरी पाइपलाइन का बताइए नाम क्या है, तो बच्चों दूसरी पाइपलाइन जो होती है सर ये पाइपलाइन होती है हमारी वेंस। इस पाइपलाइन को बताइए नाम क्या जानते हैं, वेंस। तो ये जो मैंने दूसरी पाइपलाइन बताई सर ये पाइपलाइन बताइए क्या कहलाती है, सर इस पाइपलाइन को हम लोग बोलते हैं वेंस। ये हमारी पाइपलाइन वेंस है। मैं आपको बता दूं इस पाइपलाइन का नाम होता है वेंस। अगर कोई पूछे कि वेंस को हिंदी में क्या नाम से जाना जाता है तो कह देना वेंस को हिंदी में बोलते हैं सिरा। फिर प्रश्न ये बनेगा कि वेंस में कैसा खून बहता है, तो याद रखना वेंस में बहने वाले खून को हम लोग अशुद्ध खून के नाम से जानते हैं। कौन सा, अशुद्ध खून, है ना। तो वेंस में बहने वाला जो खून होता है वो हमारा कौन सा खून कहलाता है, अशुद्ध खून कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है, इम्प्योर ब्लड। बच्चों अशुद्ध खून को एक और नाम से भी जाना जाता है ना। देखो शुद्ध खून की इंग्लिश होती है प्योर ब्लड और अशुद्ध खून की इंग्लिश होती है इम्प्योर ब्लड। लेकिन इसी इम्प्योर ब्लड को हम लोग एक और नाम से मानते हैं सर, इसी को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हम लोग इसी को बोलते हैं। बट अगर ये कोई पूछ ले कि भाई अशुद्ध खून की डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे अशुद्ध खून है, तो अशुद्ध खून में ध्यान रखना एक खास बात होती है मेरे दोस्त, अशुद्ध खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बट CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो हमारा अशुद्ध खून होता है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज्यादा। शुद्ध खून में ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। बोलो बच्चों ये जो अशुद्ध खून है ये हमारी सिराओं में बहती है, और जबकि शुद्ध खून कहां बहता है सर, ये हमारा धमनियों में बहता है। मैं आपको बता दूं धमनियों में लाल रंग का खून बहता है, लेकिन जो सिराओं में बहने वाला खून होता है ना, उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन से कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा हमारे नीले कलर से, ब्लू कलर से। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। तो मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें बताऊंगा और हर एक चीज को बताने का जगह अलग है। अभी मैं सोचूं कि इसी में मैं आपको बता दूंगा कि आपके शरीर में कितना खून होता है ना, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको चीजें क्लियर कट समझाऊंगा और तरीके से बताऊंगा कि जहां जहां जो चीज बताने वाली है वहां वहां वो चीज बताइए। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका मेन काम क्या है, पूरी बॉडी में परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, सॉल्ट हो गया, समझो बात को। इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये मेन काम बताइए किसका होता है, ब्लड। ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें पाइपलाइंस जरूरी होती है ना। तो पाइपलाइन जरूरी होती है, तो दो तरह की पाइपलाइंस होती है, एक आर्टरीज, एक वेन्स। बच्चों आपको पता है धमनियां जिनमें शुद्ध खून बहता है, ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। और अगर सिराओं की बात करते हैं जिसमें अशुद्ध खून बहता है, ऑक्सीजन कम, CO2 हमारा ज्यादा। बताइए चलो आगे बढ़े। तो ये हमारा ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सवाल ये है कि ब्लड के काम क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि ब्लड हमारे लिए बड़ा जरूरी है, और बड़े जरूरी है, बिल्कुल एकदम जरूरी है। अगर आपने ब्लड के बॉडी में आपके ब्लड नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बच्चों जब भी कभी हम ब्लड की फंक्शनिंग जानते हैं कि ब्लड का काम क्या है, तो बच्चों ब्लड के कुछ काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला काम होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। बच्चों ब्लड बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके अलावा हमारा प्लाज्मा, ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स है। तो इन्हीं कंपोनेंट की वजह से हमारे ब्लड में ढेर सारे फंक्शन जनरेट होते हैं, कार्य जनरेट होते हैं। तो ब्लड का पहला काम होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। अब सवाल ये आता है कि ब्लड में शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना ब्लड में शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित करता है प्लाज्मा। कौन नियंत्रित करता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ना ये ब्लड का वो कंपोनेंट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को नियंत्रित करने में आपका भागीदारी लेता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारा ब्लड बढ़ाता है। लेकिन ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ध्यान रखना शरीर की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर ऑक्सीजन का परिवहन, मैं आप लोगों को बता दूं जब जब ये लाइन लिखी हो रही परिवहन, जिसको आप लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन वर्ड हमेशा आरबीसी से संबंधित है। और केवल ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, मैं आपको बता दूं पूरी बॉडी में CO2 को भी तो परिवहन होता है। जगह जगह से CO2 ली जाती है और जगह जगह CO2 लेने के बाद जो है ना फिर आरबीसी के थ्रू CO2 परिवहन होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बहुत सारी चीजों का परिवहन होता है। तो जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, बताइए उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, दैट इज कॉल्ड आरबीसी। आरबीसी ध्यान रखना CO2 के परिवहन के लिए रिस्पांसिबल होता है। बच्चों इसके बाद ना रक्त के थक्का बनने को नियंत्रित करना, यस ब्लड क्लोटिन को नियंत्रित करना भी हमारा ब्लड का काम है। लेकिन कौन नियंत्रित करता है, तो कहते हैं ये नियंत्रित करता है बच्चों प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स वह कंपोनेंट होता है जो ब्लड क्लोटिन को नियंत्रित करता है, रक्त के थक्का बनने को कंट्रोल करता है। सर एक और पॉइंट लिखा है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को किडनी की सहायता से बाहर निकालना, यस ये भी एक फंक्शन है हमारे ब्लड का। ब्लड में क्या होता है कि जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है, देखो ब्लड में कई सारा यूरिया आता है, कई सारे ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिसको बाहर निकालना होता है। वो जहरीले पदार्थ निकालने का काम किसका होता है, तो कहते हैं वो काम हमारे किडनी का होता है। तो किडनी की मदद से ब्लड जो है वो किडनी की मदद से कई सारे अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के बाहर निकाल देता है। ये भी हमारा ब्लड का एक फंक्शन होता है। बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ ब्लड के सारे फंक्शन सबको क्लियर हो गया ना, एकदम रटे हुए होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहला फंक्शन बताइए क्या है, तापमान नियंत्रित करता, कौन करता है, प्लाज्मा। दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, डब्ल्यूबीसी। शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन या CO2 का परिवहन करना, वो हमारा कहलाता है आरबीसी। इसके बाद रक्त के थक्का बनने को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग द ब्लड क्लॉटिंग, वो कहलाता है प्लेटलेट्स। और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को किडनी की सहायता से बाहर निकालना, ये हमारे किसका काम होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। मैं आपको एक छोटा सा पहले पॉइंट पूछूंगा, आप ये बताओ आपको शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। सवाल ये आएगा कि आपको शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। आखिर ऐसा क्या है हमारे शरीर में कि जो हमारे ऑक्सीजन के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन लेना जरूरी है, ऑक्सीजन ना लिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, आपको पता है कि हमारी बॉडी ना डिफरेंट टाइप के पार्ट से मिलकर बनी है ना, और हर एक पार्ट में क्या है, कोशिका है। तो जब भी कभी हम लोग ये वर्ड बात करते हैं कोशिका, तो हर एक बॉडी अंग में सेल है, कोशिका है। और आप बताइए कोशिका को चलाने के लिए हमें क्या जरूरी है, सर कोशिका को चलाने के लिए हमें जरूरी है ऊर्जा।
लेकिन ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है सर? ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन। क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। आप लोग जो कुछ भी खाते हो, आप लोग जो कुछ भी खाते हो वो हमारा फाइनली बनाता है ग्लूकोज। आप लोग जो कुछ भी खाते हो वो फाइनली बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अर्थात इससे ऊर्जा बनाने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अर्थात ऊर्जा बनाने के लिए बताइए हमें क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन टूटता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो CO2 और पानी के साथ साथ बताइए क्या बनता है सर? पानी के साथ साथ हमारी एनर्जी बनती है। तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट को, है ना, आप हाथ ले लो, पैर ले लो, नाक, कुछ भी ले लो, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर, है ना, और भी जो भी अंग है आपके शरीर के अंदर, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, हर एक बॉडी पार्ट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी क्या होता है? दैट मींस एनर्जी। मेरे भाई ये जो एनर्जी जरूरी है, तो ये एनर्जी बनता कैसे? हम लोग जो खाना खाते हैं वो फाइनली ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो CO2 और H2O बनता है प्लस एनर्जी। देखो एनर्जी को तो हम यूज कर लेते हैं, ये हमारे लिए क्या है सर? ये हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है, ये हम रिलोड यूज कर लेते हैं। बट आप ये बताओ, ये जो CO2 है, ये CO2 क्या है सर? ये हमारे लिए बेस्ट मटेरियल, ये कैसा मटेरियल है सर? हमारे लिए बेस्ट, इसे बाहर निकालना, इसे बाहर निकालना है। और ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ये हमारे लिए यूजफुल है ना, ये हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, इसको हम निकाल यूज करेंगे। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब हमें चाहिए होता है तो CO2 बाहर निकालना होता है। अब ये बताओ पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना है, ये तो वही बात हो रही। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, है ना, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि घर घर में है, जैसे कि एक चौल है, उस चौल में दूध वाला आया, दूध के 10 पैकेट लेके आया, और 10 पैकेट को बारी बारी हर एक घर में देता है, देता नहीं देता? तो ये जो बारी बारी हर एक घर में देना है, ऑक्सीजन बारी बारी हर एक घर में देना है, ये काम हमारे ब्लड का होता है। समझ रहे बात को? उसी तरह से कूड़ा वाला देखो, सुबह सुबह आपके घर से कूड़ा ले जाके बाहर फेंक देता है ना? तो ये जो ऑक्सीजन का देना होता है, CO2 का लेना होता है, भैया ये कंट्रोल कौन करता है सर? इसी को कंट्रोल करता है हमारा ब्लड, और ब्लड में कौन? RBC। अगर ब्लड नहीं होता तो आप बताइए क्या पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का फ्लो कैसे आते? CO2 कैसे घर घर से वसूलते, है ना? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और CO2 के फ्लो की वजह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना? तो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ये बात आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें जो मैं आगे चल के बताऊंगा, ATP क्या होता है ना, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बट अभी ना मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप ये एनर्जी नहीं बना पाओगे, और एनर्जी नहीं बना पाओगे तो आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, बताइए यहाँ तक बात सबको क्लियर है ना? तो ये आपका फंक्शन क्लियर होना चाहिए बच्चों। फंक्शन के बाद ना अब आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भैया ब्लड के क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। ब्लड का क्लासिफिकेशन क्या है? ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब ये थोड़ा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये मान के चलो इसी स्लाइड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। ब्लड का पूरा क्लासिफिकेशन कि भैया ब्लड होता क्या है, कैसे कैसे। तो जब भी कभी हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो आप बताइए आपकी बॉडी में जो रक्त पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? तो कहते हैं ना नॉर्मल बॉडी में जो रक्त पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगर कोई पूछे कि बॉडी में रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। बच्चों ये जो बॉडी में ब्लड होता है ना, ये 5 से 6 लीटर, ये मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ फीमेल की बात होती है ना तो आधा लीटर आप कम कर दीजिए। बच्चों जो भी हमारा ब्लड होता है ना वो बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? तो 7% ऑफ वेट। आपको ये भी याद रखना है कि बॉडी वेट का बताइए कितना परसेंट होता है? 7%। तो हमारी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। और ये बॉडी वेट का कितना होता है सर? लगभग ये 7% के आसपास होता है पूरी बॉडी वेट का। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका वजन 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम का आप 7% निकाल दो, तो 7% जो निकालोगे उतना आपके शरीर में क्या होगा सर? वो आपके शरीर में खून होगा। बट अगर मैं खून को पूरी तरह से देखो, बॉडी को नहीं, खून को 100% मान लूं कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो 100% है। अगर ब्लड हमारा 100% है तो उस 100% का कितना हिस्सा ब्लड सेल ले जाती है और कितना हिस्सा जो है हमारी प्लाज्मा ले जाती है? तो याद रखना, जब भी कभी ब्लड की बात करते हैं बच्चों, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है सर। उनमें से 55% बताइए क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर मैं पूछूं ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। 55% बताइए क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बताइए 55% प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है? ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स को कई बार आप लोग ब्लड कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं, कई बार आप लोग इसको ब्लड कार्पल भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ब्लड सेल बोलिए, चाहे आप ब्लड कार्पल्स बोलिए, दोनों एक ही बातें सही है। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कार्पल्स। तो आपको मैं बता दूं ब्लड हमारा दो तरह से डिफाइंड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है प्लाज्मा 55%, और बताइए ब्लड सेल हमारा क्या होता है? 45%। ये मैंने कहा ना प्लाज्मा का काम क्या होता है बच्चों। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है तापमान नियंत्रित करना। अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा का काम क्या है तो कह देना बॉडी का तापमान नियंत्रित करना। तापमान नियंत्रित करना ये इसका काम होता है सर। ये काम हमारे प्लाज्मा का होता है। बच्चों प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बताइए? तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कलर होता है हमारा हल्का सा पीला, लाइट येलो बोलिए। तो अगर इसमें रंग की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है, कलर होता है, बताइए वो कैसा होता है? तो कह देना वो कलर होता है हल्का पीला। तो मुझे बताइए प्लाज्मा का कलर हल्का पीला क्यों होता है? तो कहते हैं प्लाज्मा में एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिलीरुबिन। नाम जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उस पिगमेंट का बताइए नाम क्या है? तो कहते हैं उस पिगमेंट का नाम है बच्चों बिलीरुबिन। बिलीरुबिन निकलता कहां से है? तो कहते हैं ये हमारा लीवर से निकलता है। बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट ये प्लाज्मा को कैसा कलर देता है सर? ये हमारा पीला कलर देता है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा साइड में बताता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर रहे ना, सारी चीजें होंगी। बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, जो आपका लीवर होता है ना, लीवर, तो लीवर में ध्यान रखना, लीवर से दो तरह के पिगमेंट बाहर आते हैं। लीवर से ध्यान रखना, दो तरह के पिगमेंट बाहर आते हैं। पहले पिगमेंट को बताइए क्या नाम से बोला जाता है सर? पहले पिगमेंट को बोलते हैं हम लोग बिलीरुबिन। क्या नाम से जाना जाएगा इसको? बिलीरुबिन।
बिलीरुबिन ये लीवर से आने वाला पहला पिगमेंट होता है। और दूसरा पिगमेंट बताइए कौन सा होता है सर, उसको बोलते हैं हम लोग बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और दोनों के कलर आप सब लोगों को एकदम रटे हुए होने चाहिए, इस बात को पहले समझ लो। बताइए बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है सर, बिलीरुबिन का कलर होता है हल्का पीला। हल्का पीला कलर ये हमारा बिलीरुबिन का होता है। और बिलीवर्डिन का कलर बताइए कैसा होता है, हरा। बताइए, ठीक है। तो लीवर से दो तरह के पिगमेंट बाहर आते हैं, एक बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन हल्का पीला होता है और प्लाज्मा का कोई कलर पूछे कैसा होता है तो कहते हैं हल्का पीला, लेकिन वजह क्या है हल्के पीला होने की, बिलीरुबिन ये एक पिगमेंट होता है। आगे बात सुनो बच्चों, अब सवाल ये है कि प्लाज्मा तो 55% हो गया, लेकिन प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना प्लाज्मा में 90% तो देखो सर पानी होता है ना। अरे मैं पूछूं प्लाज्मा में 90% क्या होता है, पानी होता है। पूरा पूरा 90% जो है प्लाज्मा में बताइए क्या होता है, पानी होता है। जबकि प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो 7% क्या होता है मेरे भाई, 7% प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, 7% प्रोटीन होता है। अब आप ये बताओ जरा, 90% पानी 7% प्रोटीन, टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा 97 हो गया, देखो। जबकि बाकी बचा हुआ पॉइंट, अब इसमें से 0.9% सुनिए क्या होता है सर, 0.9% जो है हमारे पास वो लवण होता है। लवण में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। और जबकि अगर मैं 0.1% की बात करता हूं तो 0.1% बताइए क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अभी 2% और बाकी है, तो 2% जो है वो हमारा अन्य पदार्थ होते हैं। 2% ध्यान रखना हमारे अन्य पदार्थ होते हैं। ये जो प्रोटीन है ना, ये मैंने लास्ट में पता क्यों लिखा, आप लोगों ने वो पहले फिर ये साथ इसलिए क्योंकि मुझे इसका क्लासिफिकेशन करना है कौन कौन से प्रोटीन है, तो वहां थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने लास्ट में लिख दिया, है ना। तो जब भी आपसे प्लाज्मा का कंपोनेंट पूछा जाए कि भैया प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो कहते हैं ना प्लाज्मा में 90% पानी होता है ना, 7% प्रोटीन होता है, 97 हो गया, 7% प्रोटीन होता है। और इसके बाद आप मुझे बताओ 0.9% सॉल्ट होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% कुछ अन्य भी पदार्थ होते हैं, है ना। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ लवण की, तो लवण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हमारा NaCl का लवण पाया जाता है। इसमें कौन सा लवण पाया जाता है, तो कहते हैं ना इसमें हमारा NaCl हो गया, इसके अलावा MgCl2 हो गया। तो ये जो हमारे सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्ट हमारे कह सकते हो मेजर मात्रा में इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है यहाँ पर। चलो अब मैं प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। आप ये बताओ आपके प्लाज्मा में कितने तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो कहते हैं ना बच्चों प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल, एक बच्चा कैल्शियम भी बोल रहा है, कैल्शियम भी एकदम सही है, ध्यान रखना ब्लड में कैल्शियम भी पाया जाता है, कैल्शियम का सॉल्ट भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। और यही कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पथरी बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज होता है, जब यही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो 2 तरह की बीमारियां भी होती है, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो उसको कई बार हम लोग ब्लड शुगर भी कहते थे। मैंने कहा हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है। भैया 7% प्रोटीन में से कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो कहते हैं ना 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो प्रोटीन होते हैं, तो पहला प्रोटीन जो बोला जाता है सर, पहले प्रोटीन को बोलते हैं एल्बुमिन। क्या नाम से जाना जाएगा सर, होता है इसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन नाम का प्रोटीन, ये हमारा पहला प्रोटीन होता है जो कि हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा प्रोटीन बताइए, ग्लोबियूलिन, 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 ठीक है। तो ग्लोबियूलिन ये प्रोटीन हमारा दूसरा प्रोटीन होता है, इसको भी याद रखना है ना। ग्लोबियूलिन, सॉरी माफ करना, ग्लोबियूलिन ये हमारा दूसरा प्रोटीन होता है। और तीसरा प्रोटीन बताइए कौन सा होता है सर, तीसरे प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजिन। भाई सिर्फ और सिर्फ आपको 3 प्रोटीन ही बताने, मैं परसेंटेज भी बता दूंगा अभी क्या होता है। तो 7% जो प्रोटीन होता है उसमें से एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबियूलिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन ध्यान सुनो, फाइब्रिनोजिन ये प्रोटीन होता है। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है। तो सर इन प्रोटीन का काम क्या होता है ये बता दीजिए, और साथ साथ ये बता दीजिए कि इनका परसेंटेज क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इनके परसेंटेज को याद करना है 55, 38, 60 के नाम से। तो ये जो एल्बुमिन होता है इसकी मात्रा 55% होती है ना। जबकि अगर बात करते हैं ग्लोबिमिन, ग्लोबियूलिन की मात्रा 38% के आसपास होती है। और फाइब्रिनोजिन इसकी मात्रा बताइए कितने परसेंट होती है, 7% होती है। बच्चों ये मत सोचना कि ये 100% यहाँ पहुंच गया, नहीं होता क्या है कि ये 55, 38, 60 ये 100% बना दिया, तो सारे प्रोटीन में से ये प्रोटीन हमारा मिला के 100% बनता है। प्रोथाम्बिन प्रोटीन नहीं होता भाई, प्रोथाम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, ये सब ना बाद में कन्वर्ट होते हैं ना। मेन ये 3 तरह के प्रोटीन ही पाए जाते हैं। ये जब ब्लड की क्लॉटिंग करवानी होती है ना, तब ये प्रोथाम्बिन, थ्रोम्बिन ये सब फाइब्रिनोजिन से बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कहानी आप सब लोगों को क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, एक बार जल्दी से बताइए। अब सवाल ये है कि इन सबके फंक्शन क्या है। तो बच्चों एल्बुमिन, हाँ इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये सब सवाल बनता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन की मात्रा पूछी जाए 55% होता है। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, कितना परसेंट होता है, 7% होता है, टोटल वैल्यू का 7%। चलो आगे बच्चों, एल्बुमिन इसका फंक्शन सुनिए, है ना। अच्छा एक चीज और है, ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो मेरा अंडे में भी भरपूर होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो याद रखना अंडे में भी आपका एल्बुमिन नाम का प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अंडे में, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। अच्छा तो मैंने ये कहा एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है सर, इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करना, ठीक है। आप इसको लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक भी कई बार बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक दाब को नियंत्रित करना, ऑस्मोटिक दाब को नियंत्रित करना, ये इसका काम होता है।
तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए हमारे पास जो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है उसका मेन काम क्या होता है? सर उसका मेन काम होता है ऑस्मेटिक दाब को नियंत्रित करना। बच्चों अब सवाल ये आता है कि ऑस्मेटिक दाब का मतलब क्या है? ऑस्मेटिक दाब का मतलब क्या है? तो देखो होता क्या है कि ब्लड में अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा 120/80 वो टोटल प्रेशर होता है, लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड के अंदर विलेय पदार्थ होते हैं, जो ब्लड में घुल जाते हैं। तो विलेय पदार्थ द्वारा डाला गया प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। विलेय पदार्थ द्वारा डाला गया प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर होते हैं। भाई देखो कोई भी जैसे आपका ब्लड है तो ब्लड क्या है? सर ब्लड एक तरह का अलग अलग पदार्थों का मिक्सचर ही तो है, सोल्यूशन ही तो है। तो जब ये सोल्यूशन है तो उसमें विलेय भी हो रहा, ब्लैक भी हो रहा। तो विलेय पदार्थ द्वारा जो डाला गया दाब होता है सर उसी को ऑस्मेटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ऑस्मेट परासरण दाब हिंदी में बोलते हैं इसको परासरण दाब। ध्यान से सुनो, परासरण क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? परासरण दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब को कंट्रोल करना ये इसका काम होता है एल्बुमिन। अब इसके बाद ग्लोब्यूलिन क्या करता है? सर ग्लोब्यूलिन का मेन काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड में विटामिन को फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन मतलब जितने भी आपने विटामिन पढ़े हैं विटामिन को फ्लो करने में फ्लो कराता है। तो विटामिन को फ्लो कराने में जो मदद करता है वो हमारा कौन होता है? ग्लोब्यूलिन होता है। तो विटामिन को ब्लड के थ्रू फ्लो कराता है हमारा ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? तो कहते हैं फाइब्रिनोजन का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करना, है ना। तो रक्त थक्का बनने को नियंत्रित करना, रक्त के थक्का बनने को नियंत्रित करना, रक्त के थक्का बनने को नियंत्रित करना। ठीक है, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग, कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारा काम होता है फाइब्रिनोजन का। ठीक है, चलो इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे सबको यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है ना? अरे बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? 2% जो अन्न है ना, इस अन्न में हमारे मिनरल्स आते हैं, मिनरल खनिज, है ना। अन्न में क्या आते हैं? तो कहते हैं अन्न में हमारे खनिज आते हैं, मिनरल आते हैं। मिनरल्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ फैट वगैरह आते हैं, लिपिड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इस 2% में ध्यान रखना हमारे खनिज हो गया, फैट आ गया, ये सब आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? याद रहेगा ना? चलो इधर आइए। ब्लड सेल्स, बच्चों जब आप लोग ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स की बात करते हैं, रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो ये मेन ध्यान रखना 3 तरह की होती है रक्त कणिकाएं। बच्चों अगर मैं रक्त कणिकाओं की बात करता हूं तो ये मेन 3 तरह की होती है। उनमें से बताइए एक क्या होती है? सर एक को बोलते हैं हम लोग आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम आप सबको पता होगा, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। बच्चों आरबीसी का एक आपका बायोलॉजिकल नेम भी होता है एरिथ्रोसाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम बताइए क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब आरबीसी का पूरा नाम क्या है तो वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ाऊंगा। याद रखना आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोल दीजिए या फिर आप इसको एरिथ्रोसाइट बोल दीजिए, एक ही बात है। इसी तरह से ध्यान रखना जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो बताइए हमारा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। बच्चों डब्ल्यूबीसी की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और अगर इसका हम लोग बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है डब्ल्यूबीसी। और अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं इसको? प्लेटलेट्स। तो ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती है बताइए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम से जाना जाता है इसको? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। बताइए एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल, खुश कुमार अल्फा बीटा और जो ग्लोबिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, है ना, ये आपने एकदम सही बोला। बट वो उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वो नीट वीट की बायोलॉजी हो जाएगी। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, एकदम सही कहा। पहले आप बताओ मुझे यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ब्लड हमारे दो तरह से डिफाइंड होगा, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड कार्पल्स ब्लड सेल 45% होता है। प्लाज्मा के 55% में 90% पानी होता है, 0.5% लवण होता है और उसके अलावा 1% ग्लूकोज, 2% अन्न, लेकिन 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बारे में ध्यान रखना 3 तरह के मेन प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। परसेंटेज जरूर याद रखना, एल्बुमिन का परसेंटेज 55% होता है, ग्लोब्यूलिन का 38% और फाइब्रिनोजन का 7%। हर एक प्रोटीन का अपना अपना एक काम है। यहाँ पर जो मैंने साल्ट ले लिया, साल्ट का नाम बता दिया। इसके बाद आप ध्यान रखना ब्लड कार्पल्स ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके नाम जरूर याद रखना। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। चलो आगे बढ़े। अरे बोलो भाई क्लियर है ना यहाँ तक? चलो अब जब हमने ये ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि भैया देखो ये ब्लड है, अब आपके पास ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। उनके वर्ड क्या है, मतलब आप जब मेडिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, मैं उनके बारे में भी आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे कि सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा कि भाई देखो अगर ब्लड की बात आई है तो ब्लड में बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, रिट्रोजिनेटी, बहुत सारे नाम है, तो वो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा। सबसे पहला नाम आपको बताना है कि स्टडी ऑफ ब्लड। ये बताइए स्टडी ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना स्टडी ऑफ ब्लड या ब्लड का अध्ययन क्या नाम से जाना जाता है? तो दैट इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो जब भी कभी आपके सामने हिमेटो वर्ड समझ में आ जाए, कौन सा हिमेटो, हिमेटो वर्ड हमेशा ब्लड के लिए होता है। तो रक्त का अध्ययन किसको बोलते हैं? तो कहते हैं रक्त के अगर अध्ययन की बात करते हैं तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है सर? हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाएगा ब्लड का अध्ययन। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है? इसके बाद अमाउंट ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी है? तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि भैया रक्त की मात्रा कितनी है हमारी बॉडी में, तो रक्त की मात्रा हमेशा आपको बतानी है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में रक्त की मात्रा होती है। जब भी कभी आपसे महिलाओं की बात पूछा जाएगा तो महिलाओं में ध्यान रखना आधा लीटर ब्लड कम होता है, आधा लीटर ब्लड हमारी महिलाओं में कम होता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। 5 से 6 लीटर मैंने अभी ये बताया, ये बॉडी का कितना परसेंट होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। कहीं कहीं जैसे कुछ बच्चे पहले बोल रहे थे 8%, लेकिन आप 7% याद करो, ये एनसीईआरटी का डेटा है, 7% ऑफ बॉडी वेट है ना, बिल्कुल। अगर 5 से 6 लीटर एकदम सही है। चलो ब्लड ग्रुप, जब भी कभी स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी और ओ, ये सब हमारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। बच्चों जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, तो याद रखना एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, इंपॉर्टेंट है नाम। तो कार्ल लैंडस्टीनर ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और बताइए ये खोज कब हुई थी, तो कहते हैं ये खोज हुई थी सन 1901 में। ये इंपॉर्टेंट है सर, कार्ल लैंडस्टीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर को बताइए किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ बताइए ब्लड ग्रुप के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप हम लोग बोलते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर को हम लोग फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से, ठीक है। चलो और सुनो, बताइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप मुझे बताओ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, याद रखना रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो कहते हैं ना रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 में हो रही थी। और बताइए ये खोज किसने थी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कब की थी, सन 1628 सन 1628 में। रखना रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हो रही थी विलियम हार्वे, है ना। चलो आगे, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है बच्चों, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो हीमोसाइटोमीटर क्या होता है बच्चों। यहाँ पर वर्ड को पहले अलग करो, देखो जहां जहां तुम्हारे पास वर्ड मिले हीमो, तो हीमो का मतलब हमेशा हमेशा किससे होता है, रक्त से होता है, ठीक। साइटो का मतलब क्या होता है सर, साइटो का मतलब हमेशा कोशिका से होता है। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका से होता है। जबकि मीटर का बताइए मतलब क्या होता है, तो कहते हैं मीटर का मतलब होता है मापने वाला, या आप सीधे सीधे बोल सकते हो मापन। क्या बोलते हैं, मापन। हीमोसाइटोमीटर, सर हीमोसाइटोमीटर को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हीमो वर्ड अलग है, साइटो अलग आया, मीटर अलग है। तो हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, तो कह देना ये हमारा रक्त कोशिकाओं का मापन होता है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं आरबीसी, है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ओके। और इसके अलावा लिख लीजिए प्लेटलेट्स। तो इनका जो मापन होता है, इनका मापन होता है, बताइए वो हम किस डिवाइस से करते हैं, सर उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर वो डिवाइस होती है, एक उसका सर्कल में मापन होता है इसका। तो वो ब्लड सेल्स की जितनी भी संख्या है, आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बताइए क्लियर है। चलो और सुनो, फिर इसके बाद सीबीसी। कई बार पूछ लेता है कि मेडिकल लाइन में सीबीसी का पूरा नाम क्या है ना। वैसे ये कोई मापन नहीं है, पता है ये सीबीसी एक शॉर्टकट फॉर्म है, अभी एक एग्जाम में आया था। इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या नाम से जाना जा रहा है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर कोई पूछे कि सीबीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसको पूरे नाम के तौर पे बोला जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट ये तरह की प्रक्रिया है, मैं फिर से बता दूं, कंप्लीट ब्लड काउंट ये तरह की प्रक्रिया है जिसमें हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और इनका जो है मेजरमेंट करना होता है। ये प्रक्रिया का नाम है। बट मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया करवाई किसके द्वारा जाती है, ये करवाई जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा कराई जाती है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा कराई जाती है। अरे भाई क्लियर हो रही है ना बातें। चलो और सुनो, अब देखो यहाँ पर दो तरह के वर्ड और भी आपके सामने आए, है ना। सबसे पहला वर्ड आया है हीमोलिसिस, और दूसरा वर्ड क्या आया है, हेमेटोपोइसिस। हीमोलिसिस और हेमेटोपोइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। देखो हेमेटोपोइसिस ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था जब मैंने स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का निर्माण कहां होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। तो जो लाल अस्थिमज्जा है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है सर, उसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। समझे ना बात को। तो हेमेटोपोइसिस का मेन मतलब क्या होता है सर, हेमेटोपोइसिस का मेन मतलब होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका फॉर्मेशन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस, ओके। हेमेटोपोइसिस होता कहां है बताइए, तो हेमेटोपोइसिस होता कहां है, तो ये ध्यान रखना कहां पर होता है सर, ये हमारा लाल अस्थिमज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है सर, उसी फॉर्मेशन को हम लोग बायोलॉजी में क्या नाम से जानते हैं, हेमेटोपोइसिस। क्या नाम से जाना जाएगा, हेमेटोपोइसिस। अब सवाल है हीमोलिसिस क्या होता है, तो सर हीमोलिसिस भी एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना होता है। नष्ट कहां होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, कोई कमेंट करके बताएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी जाके खत्म कहां होते हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो नष्ट होना होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना, नष्ट होना बताइए। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना कहां पर होता है, तो कहते हैं ना ये हमारा प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है, जिसको आप तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि बताओ आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना कहां होता है, तो कहते हैं ना ये हमारा स्प्लीन में होता है। स्प्लीन जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हैं, प्लीहा के नाम से जानते हैं, प्लीहा के नाम से। अब ऐसा सवाल भी आ सकता है हीमोलिसिस कहां पर होता है, जैसे कि ऐसा सवाल आ जाए कि हीमोलिसिस कहां पर होता है, ऐसा सवाल बन जाए तो हीमोलिसिस प्रक्रिया आपको क्लियर होना चाहिए कि हीमोलिसिस प्रक्रिया का है क्या। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना ये हमारा हीमोलिसिस होता है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हेमेटोपोइसिस होता है। चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो बच्चों। अब आ जाती बात
पीएच वैल्यू की। जब भी कभी हम लोग पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो बताइए ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमारा 7.4 होता है। तो जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि बताइए सर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू हमारी 7.44 होती है। ब्लड को हम क्षारीय नहीं बोलते, हल्का क्षारीय बोलते हैं। इस बात को रखना, स्लाइटली एल्काइन लिखा होता है ना। करण प्रजापति, मैंने कहा ना हर चीज का अपना अपना एक जगह है। जैसे कि स्फिनोमेनोमीटर जब आप बोल रहे हो ना, वो हम लोग जब ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको कहा कि पीएच वैल्यू ब्लड की कितनी होती है 7.4, और ब्लड को हम लोग क्या नाम से जाना जाएगा? सर ब्लड हमारा हल्का क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है? तो कहते हैं ब्लड हमारा हल्का क्षारीय नेचर का होता है, हल्का क्षारीय, स्लाइटली बेसिक, बिल्कुल। चलो बच्चों, एक और वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरम। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन ये भी जीटीजीएस में पूछा जाता है कि भैया सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सीरम इंस्टीट्यूट हमारा कहां पर है? पुणे में है। साइरस पूना वाला शायद ऐसे कोई नाम है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो बच्चों, अगर मैं सीरम की बात करता हूं कि भैया सीरम क्या है, सीरम क्या है, तो याद रखना सीरम का मेन मतलब क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें थी। याद करो, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा में ये सब थे। तो बच्चों, इन सभी में से आप सिर्फ फाइब्रिनोजिन प्रोटीन घटा दो। याद करो, यही वो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहा था। तो अगर आपने प्लाज्मा में वो फैक्टर घटा दिया जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, फाइब्रिनोजिन, तो प्लाज्मा में अगर आपने फाइब्रिनोजिन नाम का फैक्टर घटा दिया, तो बताइए बचा हुआ चीज हमारी क्या कहलाएगी? सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम होता क्या है? सीरम एक तरह का प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा में वो फैक्टर नहीं होना चाहिए जो ब्लड क्लॉटिंग खाता है। तो अगर आपने प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर, दैट मींस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को घटा दिया, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को घटा दिया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सर ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या बन जाता है? सर ये हमारा सीरम बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, डायलिसिस क्या होता है? देखो, जब आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, कई बार ये एक छोटा सा टर्म है डायलिसिस, पूछ लेता है। डायलिसिस जो होता है ना, ये खून का शुद्धिकरण होता है। ध्यान रखना, अगर डायलिसिस की बात करते हैं, डायलिसिस होता क्या है? तो डायलिसिस होता है खून का शुद्धिकरण। जब आपका खून अपने अंदर से नाइट्रोजन वेस्टेज को निकालने में असमर्थ हो जाता है, नाइट्रोजन वेस्टेज को निकालने में असमर्थ हो जाता है, तब हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो डायलिसिस होता है वो किस अंग के फेलियर की वजह से कराना पड़ता है? तो याद रखना, ये ब्लड का फेलियर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं इंग्लिश में लेते रहा हूं, उसको एकदम सही लेते रहा हूं, ब्लड फिल्ट्रेशन, है ना। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना, ब्लड फिल्ट्रेशन, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना, ये हमारा कहलाता है, सर इसको हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि डायलिसिस जो होता है ना, वो आप मुझे बताइए कि डायलिसिस किस अंग के फेलियर की वजह से होता है? तो कहते हैं ना, ये फेलियर होता है हमारे किडनी का फेलियर, ठीक है। तो जब भी कभी किडनी फेलियर होता है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो किडनी फेलियर होते समय ध्यान रखिएगा, हम लोगों को डायलिसिस कराना। तो अगर आपकी बॉडी में किडनी जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही, वो नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो 101% आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। बताइए, बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? अब बच्चों ना, एक बहुत कंफ्यूजिंग बात थी, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, मेरे भाई प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये सब प्लाज्मा में पाए नहीं जाते, लेकिन जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, तो फिर आप लोगों को ये सारे प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले आप मुझे ये बता दो, यहां तक आप सब लोगों को बातें एकदम क्लियर है? थोड़ा सा एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, यहां तक बातें क्लियर है? तो मैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बता दूं, ये जो हिपैरिन है, फाइब्रिनोजिन है, ये सारे प्रोटीन की वजह से क्या होता है ये मैं बता देता हूं ना। तो हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के फंक्शन पढ़े, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको इसी स्लाइड से पूछे जाएंगे। सारे के सारे मैंने प्रोटीन के काम बताए। आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि अभी इसको हमें पूरा समझना है। जब आरबीसी, ये नहीं है कि आरबीसी का आपने बता दिया कि ऑक्सीजन परिवहन, अरे बहुत सारी चीजें वो मैं अभी बताऊंगा जब आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रकार बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए जो हम लोगों को यहाँ पर समझने जरूरी है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक अलग से स्लाइड ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ली नहीं है। मैं आप लोगों को दो चार बातें समझाता हूँ। देखो, जब भी कभी हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो तीन तरह के प्रोटीन आप एक साथ लिख लो, है ना। आप फाइब्रिनोजिन को एक साथ लिख लो, कभी सवाल गलत नहीं होगा। फाइब्रिनोजिन एक साथ लिख लो, प्रोथ्रोम्बिन एक साथ लिख लो, इसके साथ लिख लो प्रोथ्रोम्बिन, और इसी तरह से एक प्रोटीन और साथ में लिख लीजिए थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये एक साथ लिख लीजिए। और एक हमारा हिपैरिन नाम का जो प्रोटीन है वो आप अलग लिख लीजिए, ठीक है। चलो, अब सुनो ध्यान से बच्चों, कुछ बातें पहले मेरी ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान समझना बच्चों। जैसे कि मान लीजिए, है ना, मैंने अपना हाथ इस तरह से काट लिया, मान लो किसी की याद में मैंने हाथ काट लिया तो खून बाहर आएगा। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब शरीर से खून बाहर आता है तो हमेशा हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि ये खून जम जाए, समझो बात को। तो शरीर से जब खून बाहर आता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि खून जम जाए ताकि खून का बहना रुक सके, है ना। लेकिन अगर शरीर के खून अंदर है तो हम लोग ये चाहते हैं कि कभी खून जमे नहीं, क्योंकि अगर शरीर के अंदर वाला खून जम गया तो अंदर वाला खून जम जाएगा तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आ जाएगी, और जैसे आपके ब्लड के फ्लो में दिक्कत आई जाएगी तो 101% आपको हार्ट अटैक होने ही वाला है। तो आप ध्यान से सुनो फिर से, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो कभी जमना नहीं चाहिए और शरीर के बाहर वाला ब्लड वो जमना चाहिए। तो हिपैरिन नाम का जो प्रोटीन है ना, हिपैरिन नाम का प्रोटीन कहाँ एक्टिव होता है? तो कह देना ये एक्टिव होता है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर ये प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन एक्टिव रहता है, और जब ये प्रोटीन एक्टिव रहता है तो इसका काम क्या होता है? तो कहना इसका काम होता है रक्त थक्का को बनने से रोकना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिपैरिन नाम का प्रोटीन शरीर के अंदर एक्टिव होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो कहना इसका मेन फंक्शन होता है रक्त के थक्के को बनने से रोकना, रक्त के थक्के को बनने से रोकना,
ये किसका काम होता है सर? ये हेपेरिन प्रोटीन का काम होता है, हेपेरिन। और बच्चों ध्यान रखना, ये शरीर के अंदर एक्टिव होता है। तो ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, सर ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा, ये हमारा प्रोटीन। लेकिन जैसे ही आपका शरीर बाहर ब्लड बाहर आ गया, बिल्कुल आप इसको एंटी क्लॉट के नाम से भी जान सकते हैं, एकदम सही कहा, आप इसको एंटी क्लॉट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड जो है वो शरीर के बाहर आ गया तो आप चाहते हैं कि वो जो है ना जम जाए। तो बच्चों जम जाने पर तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद बाहर निकलते समय उसके बाद कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन, और लास्ट में जो थ्रोम्बिन है ये वो प्रोटीन होता है जो फाइनली ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो ब्लड का ये सारे प्रोटीन कब एक्टिव होते हैं? तो कहते हैं ये सारे प्रोटीन तब एक्टिव होते हैं जब ब्लड जो है वो शरीर के बाहर आ जाता है। शरीर के जब बाहर आ जाता है तो ये सारे प्रोटीन हमारे एक्टिव हो जाते हैं। फाइब्रिनोजेन से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन बनता है। बच्चों ध्यान रखना, ये सारे के सारे वो प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं, रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं, मदद करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है? आप चाहो तो इसको इंग्लिश में लिख दीजिए कि ये वो सारे प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इस बात को पहले समझ लो कहां पर कौन सा प्रोटीन एक्टिव होता है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना, शरीर के अंदर हेपेरिन नाम का प्रोटीन एक्टिव होता है और शरीर के बाहर फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारे प्रोटीन हमारे एक्टिव होते हैं। बताइए ठीक है? बोलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो यहां तक हम लोगों ने बातें समझ ली है ना? तो अभी ना हम लोगों ने बिल्कुल एकदम बेसिक समझा अभी ब्लड का, कि ब्लड होता क्या है, कैसे हमें ब्लड को समझना है। अब इसके बाद हम लोग ब्लड के प्रकार, ब्लड की चीजें, वो सारी चीजें समझेंगे। तो आज का लेक्चर आप सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट। क्लियर है? चलो तो हम लोगों ने अभी ना यहां तक समझ लिया। तो आज से दोनों क्लासें आपकी रेगुलर चलेगी। एक तो 11 बजे बायोलॉजी की क्लास रेगुलर चलेगी और 3:30 बजे फिजिक्स, टुडे भी फिजिक्स था।